तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में से नेशनल इनकम के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया था। उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि आखिरकार ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छी बुक है रिकमेंड करने के लिए। अगर 10th क्लास में आपके ब्रदर सिस्टर पढ़ते हैं या आप अगर 10th क्लास में किसी को जानते हो अपने फ्रेंड को, तो उसको ये बुक रिकमेंड कर सकते हो। ये बुक ओसवाल की तरफ से है, जिसमें आपको जितने भी प्रीवियस 10 ईयर के सैंपल पेपर्स हैं ना, सॉल्व्ड मिल जाएंगे, चाहे वो विद इन दिल्ली हो चाहे वो आउटसाइड दिल्ली हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तो देखा जाए तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है, क्योंकि सैंपल पेपर मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इसको जरूर बाय कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए, अब हम देखते हैं कि आज हम हमारे कॉन्सेप्ट में आखिरकार क्या स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है। इसके बाद डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक इनकम को काउंट करने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए ना कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कितनी है और कहां तक है, तो वो भी हम देखेंगे। साथ में देखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। और डोमेस्टिक इनकम या फिर कह लीजिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल हैं, एक ही बात होती है। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार ये डोमेस्टिक इनकम क्या है। अब देखो, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है वो फैक्टर इनकम जो विद इन इंडिया जनरेट की गई है। ये मैटर नहीं करता कि वो इनकम किसने जनरेट की है, वो इनकम किसने अर्न की है। वो हो सकता है एक इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हो, वो हो सकता है इंडिया का एक नॉन रेजिडेंट हो। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? वो इनकम, वो फैक्टर इनकम जो विद इन इंडिया जनरेट होगी ना, उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब आपको पता ही है, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो अर्न की जाती है आफ्टर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ऐसा पैसा जो आपने कमाया है, फ्री में नहीं मिला है। ट्रांसफर इनकम जिसको कहते हैं, फ्री वाली इनकम ट्रांसफर इनकम होती है, वो काउंट नहीं होती, ना ही नेशनल इनकम में, ना ही डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम फैक्टर इनकम को टोटल करके बनती है। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में हम किस चीज का टोटल करते हैं? वो इनकम जो विद इन इंडिया जनरेट की गई है, जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई है। ये मैटर नहीं करता कि इनकम कौन अर्न कर रहा है। हो सकता है वो एक नॉर्मल इंडिया का रेजिडेंट हो, या ये भी हो सकता है कि वो एक नॉन रेजिडेंट हो। तो domestic income is the sum total of factor income generated within the domestic boundaries or territories of a country। विद इन इंडिया जितनी भी इनकम जनरेट हुई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि कोई फॉरेन कंपनी ने अपने यहाँ इंडिया में ब्रांच ओपन की हो। तो इंडिया में अगर ब्रांच ओपन की है, तो वो ब्रांच पैसा कमाएगी। उसका कमाया गया पैसा डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा क्या? यस, होगा। सर ऐसे कैसे काउंट होगा? वो तो रेजिडेंट इंडिया का है ही नहीं, वो तो फॉरेन कंपनी है। तो यही तो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। डोमेस्टिक इनकम में हम उन सभी व्यक्तियों की, उन सभी इंस्टीट्यूट्स की इनकम को ऐड करते हैं जो विद इन इंडिया ऑपरेट कर रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि वो नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। बस इनकम कहां जनरेट होनी चाहिए? विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री। जबकि नेशनल इनकम में ये रूल ऑपोजिट है। डोमेस्टिक इनकम में हम फोकस किसके ऊपर रखते हैं? विद इन इंडिया, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन नेशनल इनकम में क्या होता है, हम फोकस करते हैं कि पैसा कमाया किसने। नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया है ना, तो नेशनल इनकम में काउंट करो। अगर किसी नॉन रेजिडेंट की इनकम है, तो उसको काउंट मत करो। तो नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है, चाहे वो विद इन इंडिया में रहकर कमाए, चाहे आउटसाइड द इंडिया में रहकर कमाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
एसबीआई की ब्रांच इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है, मान लो कनाडा में है। इंडिया में जो पैसा कमाया है वो तो नेशनल इनकम में काउंट होगा ही होगा, लेकिन एसबीआई की ब्रांच जो कनाडा में वर्क करती है वहां पर जो वो पैसा कमा रही है वो भी नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो नेशनल इनकम में इनकम चाहे विद इन इंडिया कमाई हो चाहे आउटसाइड द इंडिया कमाई हो, दोनों हम काउंट करते हैं। बस फोकस किसके ऊपर है, कमाई गई इनकम किसके द्वारा होनी चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। नॉन रेजिडेंट की इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। तो it is the sum total of factor income earned by the normal resident of a country। नॉर्मल रेजिडेंट जो है ना इंडिया का, उसके द्वारा वो इनकम कमाई होनी चाहिए। अगर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस देखूं तो बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। एक तरफ मैंने लिखा डोमेस्टिक इनकम और एक तरफ मैंने लिखा नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम फोकस करती है इनकम जनरेटेड विद इन बाउंड्री, तो विद इन इंडिया। मतलब इनकम कहां पे जनरेट होनी चाहिए, इंडिया के बीच में। ये मैटर नहीं करता कि वो इनकम किसी नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है या फिर किसी नॉन रेजिडेंट। यानी जब एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट की जाती है ना, तो नॉर्मल और नॉन रेजिडेंट दोनों की इनकम काउंट होती है। बस वो इनकम कहाँ जनरेट होनी चाहिए, विद इन इंडिया। तो डोमेस्टिक इनकम में फोकस किसके ऊपर किया जाता है, जनरेशन, मतलब इनकम कहाँ जनरेट हुई है, कौन से एरिया में जनरेट हुई है। ऑन दी अदर हैंड जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, तो उसमें फोकस आ जाता है अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ओनली। तो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई इनकम को ही नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। ये नहीं देखते कि वो इनकम विद इन है या आउटसाइड है, दोनों काउंट होती है। तो विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों इनकम इसमें काउंट की जाती है। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। अब जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं, हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए नॉर्मल रेजिडेंट के रूल्स देखे थे कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। सिमिलरली हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हुए ये देखना होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी कितनी है हमारी, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर सकें। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है जितनी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। नॉर्मली तो यही कहा जाता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जितनी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, यानी जितना हमारा पॉलिटिकल टेरिटरी है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन इज पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन। पॉलिटिकल टेरिटरी का मतलब है जहां तक हमारी नेशनल पार्टीज इलेक्शन लड़ सकती है। दो चार ही नेशनल पार्टीज हैं जहां जहां जाकर इंडिया में वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। जिस स्टेट में, जिस यूनियन टेरिटरी में, जिस कैपिटल में जाकर हमारी नेशनल पार्टीज इलेक्शन लड़ सकती हैं, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, उतना हिस्सा इंडिया का है। लेकिन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है उतना एरिया जितने एरिया में हम पीपल्स, हमारी गुड्स, हमारी कैपिटल फ्रीली मूव कर सकती है बिना किसी परमिशन के। जैसे अगर मेरे को आउट ऑफ द कंट्री कहीं जाना है तो मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी, वीज़ा या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन अगर मेरे को विद इन इंडिया मूव करना है, या मैंने कोई गुड्स बाय और सेल करनी है, या फिर मैंने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना है एज अ कैपिटल, तो विद इन इंडिया तो मेरे को उसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी टेरिटरी है, उतना हिस्सा जितने हिस्सा में हम, हमारे जैसे इंडिविजुअल्स, पीपल, मटेरियल, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के फ्रीली मूव कर सकती है। और इसमें हमारे ऊपर का आसमान भी आ जाता है, जितना लैंड एरिया है इंडिया का उसके ऊपर का आसमान भी आ जाता है, और वाटर बॉडीज भी आ जाती हैं, पानी का हिस्सा भी आ जाता है। कितना हिस्सा पानी का इंडिया में काउंट किया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1 कहता है पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब है हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज उस हद तक जहां तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ सकती हैं। फिर इसमें और दो चीजें आ जाती हैं, हमारे ऊपर का आसमान और हमारी वाटर बॉडीज। अब वाटर बॉडीज कितनी है? जहां पर हमारा कोस्टल एरिया खत्म होता है ना, जहां पर हमारा कोस्टल एरिया यानी जहां पर हमारा लैंड एरिया खत्म होता है, उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक का वाटर बॉडी वा एरिया भी हमारा है। 12 नॉटिकल माइल्स, जैसे हम रोड वगैरह को जब चलते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो किलोमीटर्स में होता है। वाटर बॉडीज के डिस्टेंस को हम नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं। तो आपका 1 नॉटिकल माइल है वो 1.85 किलोमीटर के बराबर, यानी नियर अबाउट 22 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो इंडिया का एरिया है वाटर बॉडीज में। लैंड तो हमारा है ही है, लैंड के ऊपर का जो आसमान है वो भी हमारा है, लेकिन वाटर बॉडीज में भी हमारी बाउंड्रीज कहाँ तक है? 12 नॉटिकल माइल्स तक। उसके बाद इंटरनेशनल वाटर बॉडीज शुरू हो जाती हैं, यानी वो इंटरनेशनल एरिया आता है, वो किसी स्पेसिफिक कंट्री का एरिया नहीं माना जाता। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसके अंदर अंदर जितनी एक्टिविटीज होंगी जिसमें पैसा जनरेट हो रहा होगा वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में काउंट की जाए। ऐसे सेकंड हमारे पास रूल आता है शिप्स और एयरक्राफ्ट का। अब शिप्स और एयरक्राफ्ट क्या हैं? जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस आती जाती रहती हैं, है ना? तो जैसे मान लो ये शिप है हमारी, तो ये शिप कभी इंडिया में होती है, कभी कनाडा में, बाय ओशियंस, बाय सीवेज, ये कहीं ना कहीं जाती रहेगी। ऐसे जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं, वो भी तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट होते रहते हैं। कभी ये इंडिया में होते हैं, कभी नहीं होते। तो हमें कितने एरिया को डोमेस्टिक एरिया मानना है? जितने एरिया में ये शिप बनी है ना, जितनी इसकी लेंथ और जिसकी इतनी विड्थ है, उतना एरिया इंडिया का एरिया। ये शिप जहां जहां जाती रहेगी उतना एरिया इंडिया का हम समझेंगे, वहां जा रहा है, मूव कर रहा है। क्योंकि इसके अंदर पैसेंजर्स अलग अलग कंट्री के होंगे, अलग अलग स्टेट्स के होंगे, लेकिन इसके अंदर होने वाली सब एक्टिविटीज इंडियंस के द्वारा ऑपरेटेड है। ये जहाज इंडिया का ऑपरेटेड है, किसी नॉर्मल इंडियन पर्सन ने ये जहाज परचेज करके इन्वेस्टमेंट की है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया हुआ है। तो इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होंगी जिसमें इनकम जनरेट हो रही है वो डोमेस्टिक इनकम इंडिया की मानी जाएगी। ये जहाज तो कहीं ना कहीं मूव करता रहेगा, तो इसकी बीच वाली एक्टिविटीज जो हो रही हैं, जो इसके बीच में इनकम जनरेट हो रही है, क्या वो हम उस कंट्री की माने जिस कंट्री में ये है? नहीं, ये नॉर्मल इंडियन के द्वारा ऑपरेटेड है, इंडिया के, तो इसलिए इसके बीच में होने वाली सारी एक्टिविटीज, सारी इनकम इंडियन इनकम मानी जाए। तो ships and aircraft operated by normal resident of a country will be considered as a domestic territory। अगर कोई जहाज या कोई शिप किसी इंडियन रेजिडेंट के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है तो उसके बीच में होने वाली सारी एक्टिविटीज भी इंडिया की मानी जाएंगी और उसकी इनकम डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारा एयर इंडिया का एक प्लेन है जो इंग्लैंड और कनाडा का बीच में ही ऑपरेट करता है, कनाडा से इंग्लैंड, इंग्लैंड से कनाडा, लेकिन वो जहाज कोई इंडियन पर्सन से बिलोंग करता है ना, इंडियन ऑपरेटेड है, इंडियन गवर्नमेंट की ऑनरशिप उसके पास है। तो जितने एरिया में वो जहाज बना है उतना एरिया इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा और उसके बीच में परफॉर्म की जाने वाली, जैसे क्रू मेंबर्स सर्व करते हैं, है ना, पेमेंट आपसे लेते हैं तो आपको मील्स सर्व करते हैं, तो वो पैसा जो आपने दिया फॉर दी कंजम्पशन ऑफ मील्स वो किसके अंदर आएगा? वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में काउंट किया जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है फिशिंग वेसल्स मींस फिशिंग बोट। अब मछुआरे लोग क्या करते हैं? वो ओशियंस में जाते हैं, कोस्टल एरिया से निकल के, लैंड एरिया से निकल के मच्छी पकड़ने के लिए, फिशेस की एक्सट्रैक्शन के लिए, तो वहां से भी इनकम जनरेट होती है। वो भी कहाँ पर काउंट की जाएगी? या कि इनकम में। ऐसे ही जो नेचुरल गैस की या फिर ऑयल्स की जो पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं वाटर बॉडीज के अंदर, आपको इतना तो पता ही होगा कि जो समंदर है उसमें से हमारे नेचुरल गैसेस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं पाइपलाइंस इंस्टॉल करके। तो अगर तो वो पाइपलाइंस किसी नॉर्मल इंडियन ने इंस्टॉल करवाई हैं तो वहां से जो नेचुरल गैस
ऑयल एक्सट्रैक्ट की जा रही है, उसको बेच के जो पैसा कमाया जा रहा है, वो पैसा कहाँ काउंट होगा? इंडिया की डोमेस्टिक इनकम। तो oil and natural gases means a platform used to extract oil and natural gases. इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या निकालने के लिए नेचुरल गैसेस को जो भी पैसा इससे जनरेट होगा वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जिसको हम टेम्परेरी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। अब होता क्या है, कई बार ना वॉर की सिचुएशन होती है, वॉर की सिचुएशन में हमें टेम्परेरी प्लेटफॉर्म्स जो है वो लॉन्च करने होते हैं वाटर बॉडीज में, ताकि वहां पर जो लड़ाकू विमान है, इंडियन एयरक्राफ्ट हैं, वो टेक ऑफ कर सकें और लैंड कर सकें। तो वो जो टेम्परेरी प्लेटफॉर्म है, जो हाल फिलहाल के लिए चाहिए, बाद में नहीं चाहिए, वो प्लेटफॉर्म वो भी इंडियन के द्वारा अगर ऑपरेटेड है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट किया जाए। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इम्बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इम्बेसिस क्या होते हैं? इम्बेसिस ना एक ऑफिशियल प्रेमिसेस होती हैं जो दूसरी कंट्रीज में हम ऑपरेट करवाते हैं। जैसे इंडिया ने कनाडा के साथ कोई टॉक करनी है, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कोई टॉक करनी है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थोड़ी पाकिस्तान जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर थोड़ी कनाडा जाएगा। तो इंडिया की एक एम्बेसी, एक ऑफिस कनाडा में होगा, उस कनाडा के प्लेस में जो हमारा ऑफिस होगा उतना हिस्सा इंडिया का माना जाए। ये ऑफिस बनाया क्यों जाता है? पासपोर्ट वीजा अप्रूवल के लिए। वीजा अप्रूवल के लिए मान लो मेरे को कनाडा जाना है, तो मैं कनाडा जाके वीजा थोड़ी अप्रूव करवाऊंगा, मैं इंडिया में बैठे बैठे दिल्ली में जाऊंगा, दिल्ली में कैनेडियन एम्बेसी के अंदर जाऊंगा, वहां पर अपना वीजा अप्रूव करवाऊंगा। तो मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है और ये हमारा कनाडा है। अब इंडिया में इंडियन एम्बेसी तो नहीं होएगी, इंडिया के लोगों को इंडिया में रहने के लिए वीजा की जरूरत तो नहीं होती है ना, या बातचीत करने के लिए हमें एम्बेसी की जरूरत नहीं है ना, हमें एम्बेसी की जरूरत पड़ती है दूसरी कंट्रीज में। जैसे मान लो कोई वॉर की सिचुएशन है, तो इंडिया की एम्बेसी कनाडा में होगी। मान लो इंडिया और कनाडा की कोई वॉर हो गई, तो टॉक्स करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, बाइंग और सेलिंग करने के लिए, वीजा अप्रूवल के लिए इंडिया से कनाडा नहीं जाना पड़ेगा, हम इंडिया में रहते रहते कनाडा की एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई टॉक करनी है तो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कनाडा नहीं जाएगी, वो कनाडा में बैठे हुए अपने इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट को बोलेगी कि भाई हमारे बिहाफ पर वहां पर बात करो कि क्या प्रॉब्लम है। तो एम्बेसी होती क्या है? एम्बेसी एक ऑफिशियल प्रेमिसेस होती है जो दूसरी कंट्रीज में इस्टेब्लिश की जाती है, ताकि इंटरनेशनल टॉक मेंटेन की जा सके वॉर की सिचुएशन में, बाइंग और सेलिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग की जा सके और वीजा अप्रूवल करवाया जा सके। तो अब ये कनाडा में जितने हिस्से में, ये जितना हिस्सा है इतने हिस्से में इंडियन एम्बेसी है, ये जितने हिस्से में इंडियन एम्बेसी है ना, ये उतना हिस्सा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडियन वर्कर्स काम कर रहे होंगे और ये हिस्सा कनाडा खुद इंडिया को देगा, ताकि वॉर की सिचुएशन में बात की जा सके, कोई अदर इशू हो उस पर बात की जा सके, कोई भी बातचीत करनी वॉर की सिचुएशन में, या फिर कोई ट्रेड करना हो या वीजा अप्रूव करना हो। तो अब बात सिंपल इतनी है, इंडिया की एम्बेसी इंडिया में नहीं होगी, इंडिया की एम्बेसी वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में होंगी। सिमिलरली इंडिया में बाकी कंट्रीज की एम्बेसी होगी, इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी भी होगी, इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी भी होगी, इंडिया में कनाडा की एम्बेसी भी होगी, इंडिया में इंग्लैंड की एम्बेसी भी होगी। तो एम्बेसीज का काम क्या होता है वो आपको समझ आ गया। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में इसका रोल क्या है? इंडिया के जितने हिस्से में, मान लो ये हिस्सा है, इस हिस्से में पाकिस्तान की एम्बेसी भी है, कनाडा की भी है, ऑस्ट्रेलिया की भी है। तो जितने हिस्से में वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज की एम्बेसी है ना, उतना हिस्सा इंडिया का नहीं, ये हिस्सा इंडिया का नहीं। सर ये आप क्या कह रहे हो? ये पूरा इंडिया है और इंडिया के इतने हिस्से में एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में 4-5 एम्बेसीज हैं, वो हिस्सा इंडिया का ही नहीं है, ये तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहा है ना। यही तो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितने हिस्से में
ये फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज आती है ना, वो इंडिया का हिस्सा नहीं मानी जाती। ये उतना हिस्सा दूसरी कंट्रीज को अलॉट कर दिया जाता है वो सब चीजें करने के लिए जो मैंने अभी बताई। सिमिलरली इंडिया की एम्बेसी इंडिया में नहीं लेकिन वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज में होंगी, और वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज में जहां जहां इंडिया की एम्बेसी है वो हिस्सा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाए। हाँ, बस ये आपको ध्यान रखना है कि इस एम्बेसी में जिस कंट्री के लोग काम कर रहे हैं ना, वो अपनी अपनी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक इंडियन वर्कर है, वो इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहा है। इंडिया की एम्बेसी मान लो पाकिस्तान में है। इंडिया की एम्बेसी इंडिया में तो नहीं होगी ना, इतना तो क्लियर है। मान लो इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में हमने हमारे एक इंडियन वर्कर को भेजा हुआ है वहां पर काम करने के लिए। तो वो इंडियन वर्कर जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तानी कहलाएगा? नहीं, वो इंडियन कहलाएगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है इंडियन एम्बेसी में। सिमिलरली एक इंडियन वर्कर जो है वो मान लो यूएसए की एम्बेसी में काम कर रहा है। यूएसए की एम्बेसी कहां पर है? इंडिया में। यूएसए की एम्बेसी यूएसए में तो नहीं होएगी ना, मान लो इंडिया में है। एक इंडियन वर्कर इंडिया में रहकर यूएसए की एम्बेसी में काम कर रहा है, मान लो गेट कीपर की जॉब कर रहा है, वो कहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा? इंडिया का। तो कंक्लूजन ये है कि वर्कर जिस कंट्री से बिलोंग करता है ना, वो वहीं का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाए। अब लास्ट हमारे पास आता है कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। अब तक आपको इतना तो पता चल गया कि नेशनल इनकम में हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट के ऊपर। चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का रहने वाला हो, चाहे फॉरेन में रहता हो, अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट है तो उसकी इनकम नेशनल इनकम में काउंट की जाएगी। ऑन द अदर हैंड डोमेस्टिक इनकम में हम फोकस किसके ऊपर करते हैं? डोमेस्टिक इनकम में हम फोकस करते हैं कि इनकम विद इन इंडिया जनरेट होनी चाहिए, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए। इसका मतलब आपको अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है, वो है नेट फैक्टर इनकम टू स्लैश फ्रॉम एब्रोड। अब इसका मतलब क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम या टू एब्रोड का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। So net factor income to from abroad is the difference between net factor income from abroad and net factor income to abroad. अब पहले इन दोनों का मीनिंग समझो। फैक्टर इनकम का तो मतलब पता ही है ना आपको। फैक्टर इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो कमाई गई है फ्री में नहीं मिली। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब है वो इनकम जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने फॉरेन में जाकर कमाई और इंडिया में भेजी। जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई की ब्रांच कनाडा में काम कर रही है, वहां से पैसा कमाकर वो इंडिया में भेज रही है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब है इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा कमाई गई ऐसी इनकम जो फॉरेन कंट्री से इंडिया में लाई गई है फ्रॉम एब्रोड। मान लो 1000 रुपए है, इसमें से जब हम माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू एब्रोड का मतलब है वो लोग जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, लेकिन इंडिया में रहकर पैसा कमाकर अपनी कंट्री भेज रहे हैं। टू एब्रोड पैसा लेकर जा रहे हैं। जैसे मान लो मैकडोनल्ड का एक ब्रांच यहाँ पर ओपन है और उन्होंने पैसा इंडिया से कमाकर अपनी कंट्री भेजा 700, तो नेट आपके पास क्या बचेगा? 300। यानी 300 हमने ज्यादा कमाया है। 300 पॉजिटिव आया ना आंसर। पॉजिटिव आंसर को हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी फॉरेन से हमने ज्यादा पैसा कमाया। वहीं पर अगर ये ऑपोजिट होता, एसबीआई की ब्रांच 700 रुपए कमाती और मैकडोनल्ड यहाँ से 1000 रुपए कमाकर अपनी कंट्री लेकर जाता, तो माइनस होता। तो हम इसको क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम टू एब्रोड, यानी यहाँ आकर फॉरेनर्स ने ज्यादा काम किया, ज्यादा पैसा कमाया और अपनी कंट्री में ज्यादा पैसा लेकर गए, हम वहां से कम पैसा लेकर आए। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड मतलब हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने फॉरेन से पैसा कमाकर इंडिया में जो भेजा,
और फैक्टर इनकम टू अब्रोड का मतलब फॉरेनर्स ने इंडिया में रहकर जो पैसा कमाया और अपनी कंट्री भेजा, इसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब ये कॉन्सेप्ट जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में यही तो डिफरेंस होता है, यही तो गैप होता है। डोमेस्टिक इनकम में हम फॉरेन की इनकम इंक्लूड नहीं करते, नेशनल इनकम में हम फॉरेन की इनकम इंक्लूड करते हैं। यानी अगर डोमेस्टिक इनकम से मेरे को नेशनल इनकम पे जाना है तो मैं इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दूंगा। फॉरेन से कमाया गया पैसा जब मैं ऐड कर दूंगा तो डोमेस्टिक इनकम क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। वहीं पर अगर मेरे को नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मैं माइनस कर दूंगा। यानी नेशनल इनकम में फॉरेन की इनकम इंक्लूड होती है ना, तो उस फॉरेन की इनकम को माइनस कर दो, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। और इसके ऑपोजिट डोमेस्टिक इनकम में हम फॉरेन की इनकम इंक्लूड नहीं करते। डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम पर जाना है तो फॉरेन की इनकम ऐड कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम जो फॉर्मूला बना सकते हैं वो फॉर्मूला बनेगा आपका नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसी मेन फॉर्मूला से हम दो फॉर्मूलाज और बना सकते हैं, नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और तीसरा फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं, नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम। तो एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूलाज बन सकते हैं। ये फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिकली क्या देखा, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम और टेरिटरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।